Hello friends, how are you? I am fine and hope all of you are also very well. स्वागत है, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रोग्रामिंग विथ आर.के. झा। मैं इस वीडियो में आपको डेटा स्ट्रक्चर क्लास के दूसरे एपिसोड में लेके चलूंगा। दूसरे क्लास को आज हम लोग कंडक्ट करेंगे डेटा स्ट्रक्चर का। जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हमारे वीडियोस का लाभ उठा सकें, इसके लिए जरूरी है कि आप सभी एक मिशन पे काम करें और हमारे वीडियोस को आगे ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए और वीडियो को अंत तक जरूर वॉच करें, तभी हर क्लास के हर कॉन्सेप्ट को आपको समझने में आसानी होगी। आशा करते हैं कि आप वीडियो वॉच करते हैं, हमारे लेक्चर्स को फॉलो करते हैं, हमारे कॉन्सेप्ट को समझने का कोशिश करते हैं। बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स हमें मिल रहे हैं, आप लोगों का बहुत सपोर्ट मिल रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। और डेटा स्ट्रक्चर के आज के एपिसोड में हम लोग आगे के टॉपिक्स का चर्चा करेंगे, जिसमें कौन कौन से ऑपरेशंस हम लोग डेटा स्ट्रक्चर पे परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर में एक और भी बहुत कॉमन टॉपिक है जो हमेशा डेटा स्ट्रक्चर के अंदर जब भी जो कोई प्रोग्रामर्स बात करता है तो एक बहुत कॉमन टॉपिक है जिस पर चर्चा हमेशा होता है, और उस टॉपिक का नाम है एल्गोरिदम। आपने भी सुना होगा, हम लोग हमेशा डेटा स्ट्रक्चर के अंदर प्रोग्रामर्स एल्गोरिदम की बात करते हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर के चैप्टर्स पे जाने से पहले हमें उस चैप्टर्स के पहले का जो कॉन्सेप्ट्स है, प्रोग्राम बनाने के पहले का जो कॉन्सेप्ट्स है, हमें उन चीजों पर डिस्कशन कर लेना चाहिए, वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लेना चाहिए। उसके बाद हम जब एक एक करके सारे चैप्टर्स को पढ़ेंगे, हमें बहुत आसानी होगी चीजों को समझने में। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने डेटा स्ट्रक्चर का इंट्रोडक्शन किया, डेटा स्ट्रक्चर के बारे में समझा, इसके यूज को समझा, कहाँ इसका यूज होता है और हम लोग किस लैंग्वेज में इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं, इसके कितने टाइप्स हैं, है ना। प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, नॉन प्रिमिटिव को पढ़ना मेन डेटा स्ट्रक्चर कहलाता है। दूसरा बात लीनियर, नॉन लीनियर, इन सभी चीजों का चर्चा हम लोगों ने पिछले क्लास में किया था। तो उम्मीद करते हैं जो व्यूअर इस वीडियो को डायरेक्ट देख रहे हैं, हमारे जस्ट पिछले वीडियोस को भी देखें, ताकि आज के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पीछे का कॉन्सेप्ट भी समझ में आना जरूरी है। और हर वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उसका मटेरियल, उसका नोट्स का लिंक दिया जाता है। टेलीग्राम के माध्यम से आप नोट्स तक पहुंच सकते हैं, आप उसे जरूर पढ़ें। तो आज हम लोग डेटा स्ट्रक्चर के आज के एपिसोड में जो हम लोग बात करेंगे, उसका सबसे पहला है ऑपरेशंस परफॉर्म्ड ऑन डेटा स्ट्रक्चर्स। ओके, कोई भी डेटा स्ट्रक्चर हो, जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस किया था, 6 चैप्टर्स हैं डेटा स्ट्रक्चर के अंदर जो हमें पढ़ने होते हैं, जिसको हम लोग कंप्लीटली डेटा स्ट्रक्चर पेपर कहते हैं। तो हमारे पास कोई भी डेटा स्ट्रक्चर हो, चाहे हम एरे यूज करें, लिंक्ड लिस्ट यूज करें, स्टैक यूज करें, क्यू यूज करें, ट्री यूज करें या ग्राफ यूज करें। और इसमें भी हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, ये 4 चैप्टर लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर आता है और ये 2 चैप्टर नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर आता है। ओके,
हम लोग जो बात करने जा रहे हैं कि ऑपरेशंस परफॉर्म्ड ऑन डेटा स्ट्रक्चर, मतलब इसमें से कोई भी डेटा स्ट्रक्चर हम यूज करें, हम इनमें कौन कौन से ऑपरेशंस को परफॉर्म नॉर्मली करते हैं। दोस्तों कुछ ऑपरेशंस तो ऐसे हैं, जब आप किसी भी लैंग्वेज को पढ़ाई करते हैं, उस लैंग्वेज में जब आप एरे यूज करते हैं तो आप उसमें वो ऑपरेशंस करते हैं। वहां पर जनरली प्रोग्रामिंग पढ़ने के दौरान कोई भी टीचर, कोई भी स्टूडेंट उसको डेटा स्ट्रक्चर के नजर से नहीं देखता। हम इस नजर से देखते हैं कि हमें सी में, सी प्लस प्लस में, जावा में हमने प्रोग्रामिंग में एरे यूज किया, एरे में हमने इनपुट लिया, आउटपुट लिया। ये लेकिन इनपुट कराना और आउटपुट कराना भी अपने आप में एक ऑपरेशन है, जिसका आज हम लोग डिस्क्रिप्शन डेटा स्ट्रक्चर में डिस्कस करेंगे। लेकिन वहां चूंकि हम लोग उनको डेटा स्ट्रक्चर के नजर से नहीं पढ़ते, इसलिए वहां पर डेटा स्ट्रक्चर के ऑपरेशंस की भी बात नहीं करते। तो हम लोग यहाँ पर जो मोस्ट कॉमनली ऑपरेशंस का नाम लेने वाले हैं, उसमें एक ट्रैवर्सिंग ऑपरेशन, दूसरा इंसर्शन, तीसरा डिलीशन, फोर्थ इज सर्चिंग, सॉर्टिंग। ओके, तो ये ऐसे कॉमन ऑपरेशंस हैं जो हम किसी भी डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर परफॉर्म करेंगे और नॉर्मली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में करते आ रहे हैं। जैसे अब ट्रैवर्सिंग की बात करें, ट्रैवर्सिंग ऑपरेशंस क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रैवर्सिंग ऑपरेशन। तो एक एग्जांपल समझिए कि आप जब एरे पढ़ते हैं, सपोज एरे प्रोग्राम बनाते हैं आप, ऐसा जनरली बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आपने इस तरह का कॉमन वर्क किया होगा। एरे 10 ब्लॉक, 5 ब्लॉक का क्रिएट करो, 1 2 3 4 5 ब्लॉक का सपोज हमने एक एरे बनाया। इसमें क्वेश्चन है कि राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट 10 नंबर्स और 5 नंबर्स इन एन एरे एंड प्रिंट देम। 10 नंबर आप एरे में इनपुट कीजिए एंड प्रिंट करिए, या राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट नंबर्स इन एरे एंड ऐड 5 ऑन ईच नंबर्स एंड फाइनली प्रिंट देम। तो ये ऑपरेशंस क्या है, ये आप कौन सा ऑपरेशन कर रहे हैं। आपको इसके लिए क्या करना होता है, आप डेटा जब इनपुट इसमें करते हैं और क्वेश्चन कहता है कि इनपुट करो और सारे डेटा को आउटपुट करो, आप आउटपुट करने के लिए क्या करते हैं, हर ब्लॉक के डेटा को विजिट करते हैं, तभी तो आउटपुट होता है ना। आप इस ब्लॉक पर जाएंगे तो इसको प्रिंट करेंगे, टच किया आपने, ट्रैवर्स किया, इसको इस पर गए, इसके डेटा को प्रिंट किया, प्रिंट कर दिया, या कोई भी ऑपरेशंस किया। जैसे इसमें कहा गया कि प्रत्येक नंबर्स पे 5 ऐड करो और प्रिंट कर दो, या प्रत्येक नंबर्स पे मल्टीप्लिकेशन करो, सब्ट्रैक्शन करो, एडिशन करो, है ना, डिवीजन करो। इस तरह का कोई भी ऑपरेशंस अगर आप करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि हमने ट्रैवर्सिंग ऑपरेशन परफॉर्म किया है ना। आइदर it performs on array, either it performs on linked list or stack or queue or tree or graph. Okay, the list may be in the form of array, may be in the form of linked list, stack, queue, tree or graph, but the operations remains fixed. Operations performed commonly, they are traversing, insertions, deletions, searching and sorting. तो ट्रैवर्सिंग का मतलब अब आप लोग समझ गए होंगे कि किसी भी लिस्ट, किसी भी डेटा स्ट्रक्चर पे हमारे पास लिस्ट ऑफ डेटा है, वो लिस्ट ऑफ डेटा जिस फॉर्म में भी हो, हम उसके प्रत्येक एलिमेंट्स को टच करके किसी भी तरह का ऑपरेशन करते हैं, चाहे उसको सीधा आउटपुट कर दे या उस पर किसी भी तरह का ऑपरेशन करें। तो ये ऑपरेशन ट्रैवर्सिंग ऑपरेशन के अंदर बोला जाता है, ट्रैवर्सिंग ऑपरेशन कहलाता है। ओके, तो हम प्रत्येक ऑपरेशन के बारे में हम ये कहेंगे, विजिटिंग एवरी एलिमेंट इन द लिस्ट एंड परफॉर्म ऑपरेशन। Okay, visit every element in the list and perform operation is called as traversing operation. Insertion, insertion के नाम से आप अंदाजा लगा सकते हैं,
इंसर्शन का मतलब क्या होता है कि ऑलरेडी आपके पास एक लिस्ट है और उसमें एक नए डेटा, एक नए एलिमेंट को इंसर्ट करना। अब इंसर्शन का पोजीशन एट द बिगिनिंग हो सकता है, एट द लास्ट हो सकता है, एट एनी प्लेस हो सकता है। तो ये मैटर्स हम लोग आगे जैसे जैसे चैप्टर्स में ऑपरेशंस परफॉर्म करने लगेंगे उस समय इन सारे एक्टिविटीज को हम लोग परफॉर्म करेंगे, अलग अलग सिचुएशंस थ्रू भी हम लोग इसको परफॉर्म करेंगे। लेकिन हम लोग अभी बेसिकली ऑपरेशंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि इस ऑपरेशंस का मतलब होगा क्या। लेकिन जब हम लोग फाइनली इसको चैप्टर वाइज इंप्लीमेंट करेंगे वहां हम लोग ईच एंड एवरी पॉसिबिलिटीज को डिस्कस करेंगे। तो इंसर्शन मीन्स कि आपके पास एक लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑलरेडी है और उसमें एक नए एलिमेंट्स को लिस्ट में ऐड करना। हम लोग इसको कह सकते हैं एडिंग न्यू एलिमेंट इन एग्जिस्टिंग लिस्ट, है ना, इन एग्जिस्टिंग लिस्ट एट एनी प्लेस। ये हमारा इंसर्शन ऑपरेशन कहलाएगा। उसी तरह डिलीशन, इसके भी नाम से हमें समझ में आ जाता है कि डिलीशन का मतलब क्या होगा। आपके पास एक लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स है एरे के रूप में या लिंक लिस्ट के रूप में, उसमें 10 डेटा, 5 डेटा, 20 डेटा, 50 डेटा आपके पास अवेलेबल है। आपको बोला गया उसमें से किसी एलिमेंट को रिमूव कर दो। इसमें भी बहुत सारे पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, डिलीशन ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, डिलीशन ऑफ लास्ट एलिमेंट, डिलीशन फ्रॉम डिजायर्ड प्लेस, ये पॉसिबिलिटीज हुए। ये सारे पॉसिबिलिटीज फिर हम अगेन एंड अगेन हम लोग वही बात करते हैं, सारे पॉसिबिलिटीज जब चैप्टर वाइज डिस्कशन होंगे तो सारे डिस्कस किए जाएंगे। इसके लिए जरूरी है कि आप हमारे सारे वीडियोस को वॉच करें ताकि हर चैप्टर के अंदर हर कॉन्सेप्ट को हम लोग बारीकी से समझ पाएं और उसको आप सीख पाएं। डिलीशन ऑपरेशन का मतलब हम लोग यहाँ क्या कह सकते हैं, रिमूविंग एनी डेटा फ्रॉम एग्जिस्टिंग लिस्ट। ओके, तो बहुत ही एक एक लाइन में हम लोग इन चीजों को डिफाइन कर रहे हैं, बाकी डिटेल्स आपको नोट्स में अवेलेबल मिलेगा। तो डिलीशन ऑपरेशन भी हम लोग इसमें से किसी भी डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर में परफॉर्म करेंगे। सर्चिंग, जैसा कि सर्चिंग बहुत मोस्ट कॉमन वर्ड है, आए दिन सर्च ऑपरेशन, सॉर्टिंग ऑपरेशंस का चर्चा हम लोग आपस में भी करते रहते हैं, फलाना चीज सर्च करो, एक ये इन चीजों को सर्च करो, ढूंढो। हमारे पास ऑपरेशंस में भी है। आप डेटा स्ट्रक्चर को हटाइए, आप प्रोग्रामिंग जब बनाते हैं सी में, सी प्लस प्लस में, जावा में, डॉटनेट में, आपको क्वेश्चन दिया जाता है कि एक एरे में 10 नंबर इनपुट करो और एक नए डेटा को सर्च करो उसमें कि वो डेटा एरे में अवेलेबल है या नहीं। तो ऑलरेडी ऐसा नहीं कि डेटा स्ट्रक्चर के अंदर ये ऑपरेशन हमारे लिए कोई नया ऑपरेशन है, नहीं, ऑलरेडी आप सभी प्रोग्रामर्स इन ऑपरेशन से फैमिलियर पहले से रहते हैं, पहले से इन ऑपरेशंस को आप प्रोग्रामिंग में इंप्लीमेंट कर चुके होते हैं। लेकिन मैं जैसा कि मैंने पहले बोला कि वहां आप इसे डेटा स्ट्रक्चर के नजर से नहीं देखते, जब ये नहीं बोलते कि हम एरे में ऑपरेशन कर रहे हैं तो इसका मतलब डेटा स्ट्रक्चर में ही ये ऑपरेशन हो रहा है, वहां इस नजर से आप नहीं पढ़ते, इस तरीके से को माइंड में आप नहीं रखते। यहां हम लोग जब बात कर रहे हैं तो हर बात डेटा स्ट्रक्चर के अंदर कर रहे हैं कि हम डेटा स्ट्रक्चर पे ये काम कर रहे हैं, डेटा स्ट्रक्चर पे ये काम कर रहे हैं। तो आखिर डेटा स्ट्रक्चर कोई नया चीज तो है नहीं। डेटा स्ट्रक्चर जो लिस्ट आपके पास एलिमेंट्स, लिस्ट ऑफ डेटा किस रूप में है वही डेटा स्ट्रक्चर है। तो लिस्ट ऑफ डेटा आपका इस 6 में से ही किसी एक लिस्ट में के अकॉर्डिंग होगा, कोई 7वां फॉर्मेट होता ही नहीं है लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स को क्रिएट करने के लिए। तब आप ये देखना होता है कि हम कौन से डेटा स्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं। लेकिन जब काम करेंगे तो काम तो भाइयों इन्हीं 6-5 में से कोई एक ऑपरेशन होगा ना, है ना। इसमें आप एक एक्स्ट्रा ऑपरेशन मर्जिंग भी कह सकते हैं, यानी ये मतलब मोस्ट कॉमनली जो ऑपरेशंस आप करते हैं वही डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर भी ऑपरेशंस परफॉर्म किया जाता है। तो सर्चिंग मींस हम लोग कहेंगे फाइंडिंग
any particular data in the list. And again, lastly, sorting. What is sorting? Sorting is also most common word. To arranging the data either in ascending or descending order is called as sorting. As you know very well, I know that the sorting is arranging the elements in list either in ascending or descending order. तो आप इसमें भी मैं मोस्ट कॉमनली बात करूंगा कि एरे में आपने प्रोग्राम ऑलरेडी बनाया होगा, 10 नंबर इनपुट करो और उसे असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करो, डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करो, तो आप सॉर्टिंग तो ऑलरेडी किए। लेकिन अब एक चीज बात करेंगे, डिफरेंस क्या होगा डेटा स्ट्रक्चर के अंदर सर्चिंग सॉर्टिंग जो हम लोग ऑपरेशंस करेंगे, ये एक इंडिविजुअल चैप्टर के रूप में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि लैंग्वेजेस में जब हम लोग सर्चिंग या सॉर्टिंग का प्रोग्रामिंग करते हैं तो आप वहां पर मोस्ट कॉमनली कोई एक सॉर्टिंग टेक्निक या कोई एक सर्चिंग टेक्निक से प्रोग्राम बना लेते हैं। लेकिन सर्चिंग टेक्निक्स हमारे पास बहुत सारे हैं, सॉर्टिंग टेक्निक्स हमारे पास बहुत सारे हैं। उन सभी टेक्निक्स के बारे में डिटेल्स जानने के लिए हम डेटा स्ट्रक्चर पेपर में सर्चिंग एंड सॉर्टिंग नाम का एक अलग से चैप्टर क्रिएट करेंगे। इंसर्शन डिलीशन ये ऑपरेशंस तो ऑलरेडी इसमें हम लोग चैप्टर्स के अंदर ही परफॉर्म करते जाएंगे और ट्रैवर्सिंग भी ऑलरेडी परफॉर्म करते जाएंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने ऑपरेशंस के बारे में बात किया कि कोई भी डेटा स्ट्रक्चर होगा, ऑपरेशंस हम लोग इन्हीं में से कोई परफॉर्म करते रहेंगे। ओके, अब आइए ऑपरेशंस परफॉर्म करने के बाद हम लोग अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और डेटा स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट कॉमनली यूज्ड होने वाला एक टॉपिक है जिसका नाम है एल्गोरिदम। तो एल्गोरिदम के बारे में हम लोग डिस्कशन कर लें जरा, ताकि आगे बहुत आसानी हो हमें प्रोग्रामिंग करने में या क्वेश्चन आंसर करने में। और डेटा स्ट्रक्चर के बुक्स को भी आप जब फॉलो करते हैं तो उसमें भी आपको जनरली एल्गोरिदम्स मिलता है। क्यों एल्गोरिदम दिया जाता है, एल्गोरिदम का क्या मतलब होता है, आप अगर इन चीज़ों को नहीं समझते हैं तो हमें कॉम्प्लिकेटेड लगता है कि क्या लिखा हुआ है, तो उस समय हमारा इंटरेस्ट डिस्ट्रैक्ट होने लगता है। इसलिए मैंने पहले ही बोला था कि आप अगर चीज़ों को आसानी से समझेंगे तो हर चीज आपके लिए आसान हो जाता है। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बात करें जिसका नाम है एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या है? देखिए, मोस्ट कॉमनली जब हम लोग बात करें एक प्रोग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से, दोस्तों रियल लाइफ में, रियल डेवलपमेंट में जब आप किसी कंपनी में काम करेंगे, एक प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम करेंगे, तो यहाँ कोडिंग का काम, रियल लाइफ में कोडिंग का काम बहुत लास्ट में आता है। क्योंकि जब तक आप कोई प्लानिंग नहीं करेंगे, किसी भी चीज का एक डिजाइनिंग नहीं करेंगे, तब तक आप उसका फाइनली इंप्लीमेंटेशन कैसे कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल समझिए, हमें एक बिल्डिंग बनाना है। हम जब कभी कोई बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, मकान बनाना चाहते हैं, तो हम पहले क्या करते हैं? क्या लेबर मिस्त्री को कलेक्ट करके पहले मकान का ढलाई कर लेते हैं, उसके बाद उसका नक्शा बनाने जाते हैं कि हाँ नक्शा बनाने में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो फिर से तोड़ दो और फिर से उसको सही करो? क्या ऐसा प्रोसेस होता है? ये प्रोसेस तो रॉन्ग होगा। ये पहले आप मकान क्रिएट करवा लो, उसके बाद फिर उस पर सोचो कि हाँ प्रॉब्लम कहीं कुछ हुआ तो फिर से उसको तोड़ो, फिर से बनाओ। ये एक सही तरीका नहीं होता। सही तरीका क्या होता है
कि हमें अगर मकान बनाना है तो हम लोग पहले उसको इंजीनियर से मैप बनवाते हैं, उसका नक्शा पहले बनवाते हैं। नक्शा बनाना माने उस पर एनालिसिस पहले करते हैं कि हमें कहाँ क्या होना चाहिए, हम उसका डिजाइनिंग तैयार करते हैं। अगर डिजाइनिंग में हमें सब कुछ क्लियर समझ में आ जाता है और हमारा सब कुछ ओके हो जाता है, तब उस डिजाइनिंग को देख करके कोई भी मिस्त्री उस चीज का इम्प्लीमेंटेशन करने लगता है और इम्प्लीमेंट कर देता है। फाइनली इम्प्लीमेंट करने के बाद टेस्टिंग और डिबगिंग, उस साइड में तो मकान बनाने में तो हमारा बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि वहां नुकसान वाली बात होती है। यहाँ पे भी प्रोग्रामिंग सेक्टर में भी और डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी आप इन्हीं चीजों को कॉमनली एग्जांपल के रूप में समझ सकते हैं। डेवलपमेंट में कोडिंग सबसे बहुत लास्ट में आएगा, क्योंकि कोडिंग करना माने फाइनली आपने सब कुछ माइंड सेट कर लिया है प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग कि हमारा प्रॉब्लम्स कैसे कैसे सॉल्यूशन में जाएगा। हम लोग प्रोग्रामिंग टूल्स में, प्रोग्राम के डिजाइनिंग टूल्स में, है ना, प्रोग्राम के मैपिंग टूल्स में हम लोग दो तरह का टूल्स यूज करते हैं जो प्रोग्राम का डिजाइनिंग टूल्स कहा जाता है, जिसमें एक आता है एल्गोरिदम और दूसरा आता है फ्लो चार्ट। बहुत कॉमनली आप लोग ये नाम सुनते होंगे, यूज भी करते होंगे। तो किसी भी प्रोग्राम का डिजाइनिंग टूल्स होता है एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट। एल्गोरिदम या फ्लो चार्ट दोनों डिजाइनिंग टूल्स है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस होता है कि एल्गोरिदम एक स्टेटमेंट टेक्निक है। एल्गोरिदम में हम लोग स्टेटमेंट वाइज स्टेप्स को लिखते हैं, है ना, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस को राइट करते हैं, और वो इंस्ट्रक्शन किसी पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोडिंग नहीं होता। स्टेटमेंट्स जो हम लोग एल्गोरिदम के अंदर राइट करते हैं वो सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज होता है, सिंपल इंग्लिश स्ट्रक्चर्ड वे में हम लोग स्टेटमेंट्स राइट करते हैं, जिसका मकसद होता है कि लॉजिक्स को, प्रोसेस फ्लो को प्रोग्रामर को समझा देना कि यहाँ आप ये करो, यहाँ आप ये करो, यहाँ आप ये करो। यानी एल्गोरिदम किसी पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ऐसा नहीं कि सी प्रोग्रामिंग का अपना एल्गोरिदम होगा, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग का अपना एल्गोरिदम होगा, जावा का अपना एल्गोरिदम होगा, नहीं। एल्गोरिदम एक कॉमन टूल्स हुआ जिसमें आप इंग्लिश, सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज यूज करके स्टेटमेंट्स के फ्लो को आप स्टेप बाय स्टेप शो करते हैं। उसके बाद उस एल्गोरिदम के स्टेटमेंट्स को, लॉजिक को कोई भी प्रोग्रामर समझ करके वो जिस लैंग्वेज में इंप्लीमेंट करना चाहता है उसमें उन चीजों को इंप्लीमेंट कर देता है। तो कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि एल्गोरिदम प्रोग्राम के प्रोसेस लॉजिक को स्टेप बाय स्टेप फॉर्मेट में शो करने का एक डिजाइनिंग टूल्स है, ना कि वो फाइनली प्रोग्राम है। यानी एल्गोरिदम प्रोग्राम नहीं होता, उसका डिजाइनिंग पार्ट होता है। और जो प्रोग्रामर जिस लैंग्वेज को जानता है, जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल फील करता है, या जिस लैंग्वेज में डेवलप करना चाहता है, एल्गोरिदम को समझ के, लॉजिक को समझ के वो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फाइनली उसका इंप्लीमेंटेशन कर देता है। ये एल्गोरिदम का कॉन्सेप्ट होगा। जबकि फ्लोचार्ट में क्या होता है कि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हम लोग उसमें डिजाइनिंग को, प्रोसेस लॉजिक को शो करते हैं। तो फ्लोचार्ट के बारे में भी हम लोग बाद में बात करेंगे, अभी हम लोग एल्गोरिदम के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट एल्गोरिदम के अंदर काम करेगा। तो जैसा कि हम लोगों ने बात किया कि एल्गोरिदम क्या है। हाँ, अब एक क्वेश्चन यहां हमारे मन में आता है कि डेटा स्ट्रक्चर के अंदर एल्गोरिदम का बात क्यों कर रहे हैं? ओके, डेटा स्ट्रक्चर के अंदर एल्गोरिदम को जानना क्यों जरूरी है? एल्गोरिदम तो एक डिजाइनिंग टूल्स है, वो जो कि ऐसा नहीं कि डेटा स्ट्रक्चर में ही सिर्फ एल्गोरिदम। दो प्रोग्रामर जब कोई प्रॉब्लम पे डिस्कशन करेंगे,
एक प्रोग्रामर सी का प्रोग्रामर है, एक प्रोग्रामर जावा का प्रोग्रामर है, सपोज आपस में उन दोनों को किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इंटरैक्ट करना है, तो उनके लिए कॉमन टूल्स क्या होगा? या तो एल्गोरिथम या तो फ्लो चार्ट। इस बात का डेटा स्ट्रक्चर से क्या रिलेशन? तो हम लोग डेटा स्ट्रक्चर में एल्गोरिथम का चर्चा जनरली इसलिए करते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर के अंदर जो प्रोग्राम का लेंथ होता है वो काफी लंबा लंबा होता है। प्रोग्राम का कोडिंग जब होता है, जैसा कि ऑपरेशंस जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो आप देखेंगे प्रोग्राम का लेंथ। हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जब पर्टिकुलर प्रॉब्लम का, डेटा स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम का अगर हम कम्युनिकेशंस करना चाहते हैं दो प्रोग्रामर के बीच में, या आप एक ऐसा कहें कि आप किसी एग्जामिनेशन टेबल पे बैठे हुए हैं जहां आपको कम टाइम में प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बताना है, तो वहां आपका प्रोग्रामिंग आपका एक सुटेबल टूल्स नहीं होगा, क्योंकि प्रोग्राम एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा। वहां आपका शॉर्टेस्ट टूल के रूप में अगर देखा जाए तो एल्गोरिदम वहां यूजफुल होता है। इसीलिए डेटा स्ट्रक्चर के प्रॉब्लम्स को शॉर्ट वे में डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए, है ना, इलस्ट्रेट करने के लिए हम कह सकते हैं कि एल्गोरिदम का नॉलेज डेटा स्ट्रक्चर के अंदर रखना जरूरी हो जाता है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं कि एल्गोरिदम जब ये सारे बातें जितनी भी मैंने बोली है, ये नोट्स में आपको लिखा हुआ मिलेगा, आप नोट्स फॉलो करेंगे। टेलीग्राम के माध्यम से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक शेयर किया जाएगा। फिर से अपील करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के पास हमारे वीडियोस को पहुंचाएं, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स हमारे लेक्चर्स का लाभ उठा सकें, हमें बहुत खुशी होगी। हमारा मकसद ही है, हमारे चैनल का मकसद है, हमारे सारे टीम मेंबर्स का मकसद है कि प्रोग्रामिंग के स्किल्स को बहुत एफिशिएंटली हम अपने स्टूडेंट्स, हम इंडिया और इंडिया के बाहर के भी स्टूडेंट्स को हम बहुत एफिशिएंटली एफिशिएंसी को इंक्रीज करवा सकें। इसके लिए हमारा सतत प्रयास जारी है। हम चाहेंगे कि हमारे स्टूडेंट्स हमारे वीडियोस का बहुत लाभ उठा सकें और घर बैठे प्रोग्रामिंग एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकें। दूसरा, एक और दौर से हम लोगों ने अभी गुजर रहे हैं या पिछले 2 साल में गुजरे हैं, जिसमें हमें दिखा कि ऑफलाइन का जमाना कभी भी खत्म तो नहीं, खत्म कहना गलत होगा, डिस्टर्ब हो जाता है। 10 दिन, 5 दिन, 20 दिन हम किसी काम में एंगेज हो गए, बीमार हो गए, पढ़ाई लिखाई डिस्टर्ब हो गया। लेकिन ऑनलाइन एक ऐसा माध्यम है जिसमें अगर हम घर में बीमार भी हैं, बिस्तर पे सोए हुए हैं, हम लेटे लेटे भी अगर हमारी वहाँ इच्छा शक्ति जारी है, हम सुन करके, वीडियो देख करके पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकते हैं। यानी इससे हमारा कंटिन्यूटी भी ब्रेक नहीं हुआ, लेक्चर्स भी नहीं छूटा और हमारे पढ़ाई पे इफेक्ट नहीं हुआ। इसलिए ऑफलाइन को ऑनलाइन में कन्वर्ट करना, और जिस तरीके से हम एज ए टीचर ऑफलाइन में क्लासेस लेते हैं, हमने वही कोशिश किया है। हमने किसी भी तरह का एक्स्ट्रा कोई एडिटिंग करने का काम नहीं सोचा कि नहीं, जिस तरीके से लाइव क्लासेस हम एक बैच को रिप्रेजेंट करते हैं ऑफलाइन में, हमारा मकसद वही है। उसी तरीके से हम देश और दुनिया के स्टूडेंट्स के साथ हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि हम आपसे अभी इंटरेक्ट कर रहे हैं, हम आपको अभी पढ़ा रहे हैं, आप मेरे सामने बैठे हैं। आप भी वही महसूस कीजिए कि हम आपके सामने खड़े हैं और हम आपके साथ इंटरेक्शन में हैं। ओके, एल्गोरिदम जब हम लोग लिखते हैं तो एल्गोरिदम में 2 पार्ट होता है। एक पार्ट डिस्क्रिप्शन पार्ट और दूसरा प्रोसेस लॉजिक पार्ट। एल्गोरिथम को लिखने में हम लोग 2 पार्ट का यूज करेंगे, डिस्क्रिप्शन पार्ट और प्रोसेस लॉजिक पार्ट। डिस्क्रिप्शन पार्ट में हम लोग एल्गोरिथम के बारे में स्मॉल इंट्रोडक्शन लिखते हैं। एल्गोरिथम किस नाम से बनाया जा रहा है, किस पर्पस के लिए बनाया जा रहा है, उसके अंदर वेरिएबल्स जो कुछ यूज हो रहे हैं वो क्यों यूज हो रहे हैं। ये आप ऐसा नहीं कि डिस्क्रिप्शन पार्ट में आप 200 लाइन का उसका डिस्क्रिप्शन तैयार कर दें, नहीं, शॉर्टेस्ट
स्मॉल इंट्रोडक्शन जो एल्गोरिदम के पर्पस और यूज को बता रहा है। दूसरा प्रोसेस लॉजिक पार्ट में स्टेप बाय स्टेप फॉर्मेट तैयार होता है और उसमें हम प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का लॉजिक का स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंटेशन करते हैं। यही एल्गोरिदम लिखने में स्टाइल होता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अब हम आपको कुछ एल्गोरिदम दिखा रहे हैं और आपको नोट्स में भी बहुत सारे एल्गोरिदम और उसका सॉल्यूशन मिलेगा, आप उसका प्रैक्टिस करें। उसके बाद जैसे एक क्वेश्चन कि राइट एन एल्गोरिदम टू ऐड टू नंबर्स, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है कि दो नंबर को ऐड करिए, उसके लिए एल्गोरिदम लिखिए। आप इसके लिए प्रोग्राम भी बहुत सारे बनाए हैं, लेकिन हमें प्रोग्राम नहीं कोड करना, हम सी का प्रोग्राम कर रहे हैं या सी प्लस प्लस का या जावा का, ऐसा नहीं। हम एल्गोरिदम जस्ट लिखना चाह रहे हैं। हमारा क्या स्टाइल होगा, हम लोग एक इस तरीके से एक अपना फॉर्मेट तैयार किया, एल्गो सम ए बी वेयर ए represents first number, B represents second number। ये जस्ट हमने एक डिस्क्रिप्शन लिखा, यही हमारा डिस्क्रिप्शन पार्ट हुआ। अब डिस्क्रिप्शन पार्ट अगर मैंने एंड कर लिया तो यहां से अब स्टेप स्टार्ट, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, ये प्रोसेस लॉजिक पार्ट शुरू। जहां से आपने स्टेप लिख दिया वो प्रोसेस लॉजिक पार्ट हो गया। अब एल्गोरिदम में भी हम लोग हर स्टेप का इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, जिसको प्रोग्राम के रूप में आप जैसे कमेंट्स कहते हैं, कहां पर क्या हम एक कर रहे हैं, एक्स्ट्रा कोडिंग के अलावा एक्स्ट्रा लाइंस लिख करके हम बताते हैं, उसको प्रोग्राम के भाषा में कमेंट्स कहते हैं। एल्गोरिदम के भाषा में भी आप उसको कमेंट्स कह सकते हैं, यानी उसमें हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि इस स्टेप में क्या हो रहा है। सपोज हम यहां लिख रहे हैं इनपुट टू नंबर्स, यानी ये बताया गया कि इस स्टेप में हमने बताया कि पहला स्टेप में हम दो नंबर का इनपुट ले रहे हैं। और अब जैसा कि मैंने बोला एल्गोरिदम किसी लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड नहीं करता, इसमें सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज का यूजिंग होता है। आप लिख रहे हैं इनपुट ए बी, यानी ये एक इंस्ट्रक्शन हुआ कि यहां पर आपको इनपुटिंग लेना है, ए और बी में दो नंबर का इनपुट लीजिए। अब आप सी में इसको इंप्लीमेंट करेंगे तो सी का इनपुट स्टाइल जो है वो फॉलो कीजिए, या सी प्लस प्लस का इनपुट स्टाइल जो है वो फॉलो कीजिए, जावा का जो इनपुट स्टाइल है वो फॉलो कीजिए। तो प्रोग्राम टू प्रोग्राम, लैंग्वेज टू लैंग्वेज अपने इस इंस्ट्रक्शन को इंप्लीमेंट कर सकता है। उसके बाद स्टेप 2 मैंने लिखा प्रोसेस टू ऐड टू नंबर्स, मतलब मैंने ये बताया कि इस स्टेप में अब मैं प्रोसेस करूंगा दो नंबर को ऐड करने के लिए। मैंने लिख दिया C इक्वल टू A प्लस B, यानी A और B में जो डेटा है वो ऐड होकर के C के अंदर स्टोर हो गया। स्टेप 3 में मैंने लिखा डिस्प्लेइंग रिजल्ट्स, यानी ये बताया कि अब आपको रिजल्ट डिस्प्ले कराना है। इसके लिए जनरली मैंने लिख दिया आउटपुट C, यानी C के अंदर जो डेटा है उसको मैंने आउटपुट करा दिया। ये जनरल आप आउटपुट C को डिस्प्ले C, प्रिंट C कुछ भी लिख सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि एल्गोरिदम में हम जो लिख रहे हैं, हमने जो जो वर्ड यूज किया वही वर्ड आप भी यूज करेंगे। हमारा एक ही कहना है, आप अपने माइंड से जनरल इंग्लिश वर्ड यूज करके जो कुछ भी लिख देंगे मीनिंग क्लियर होना चाहिए, वो एल्गोरिदम होगा। इसलिए एल्गोरिदम लिखने में कोई पर्टिकुलर अकॉर्डिंग टू टीचर या अकॉर्डिंग टू बुक्स हमें फॉलो करना है, ऐसा कोई बात नहीं है। ये हमारा स्टेप 3 तक का कोडिंग हुआ। और उसके बाद स्टेप 4 हम यहां लिख रहे हैं, स्टेप 4, और लास्ट में हम लिखते हैं एग्जिट। ये एग्जिट ये बताता है कि यहां पर हमारा एल्गोरिदम का काम खत्म हो गया, यानी प्रोसेस एंड हो गया। तो हर एल्गोरिदम के लास्ट में एग्जिट लिखते हैं, जिसमें ये बताया जाता है कि इसका मतलब एल्गोरिदम हमारा अब एंड हो चुका है। तो इस तरह से एल्गोरिदम का एक फॉर्मेट होता है।
हम अब आपको अपने लिंक के साथ नोट्स में आपको हम जब शेयर करेंगे तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं और उसका सॉल्यूशन भी होगा। एल्गोरिदम के अंदर कंडीशनल स्टेटमेंट्स को यूज करना, एल्गोरिदम के अंदर लूपिंग टाइप का कोई वर्क जो आप प्रोग्राम में करते हैं वो कैसे हम लोग यूज करते हैं, वो सभी आपको मैं मटेरियल के थ्रू भेज रहा हूं। बोर्ड पे उन चीजों को लंबा लंबा डिस्कस करना संभव नहीं हो पाएगा। आप उनको स्टडी करें, फॉलो करें। अगर किसी का कोई क्वेश्चन क्रिएट होता है, आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के थ्रू, कमेंट बॉक्स के थ्रू हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आप उसे प्रैक्टिस करें, उम्मीद है आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, कोई उसमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं होगा। यानी एल्गोरिदम लिखने में भी कंडीशनल स्टेटमेंट्स और लूपिंग स्टेटमेंट्स का यूज आप कर सकते हैं। वही मैं मटेरियल में भेजूंगा कि अगर आपको लूपिंग और कंडीशनल टाइप का कोई काम एल्गोरिदम में करना है तो आप कैसे करेंगे। आप उस नोट्स को फॉलो करें। उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आपको पसंद आया होगा। आप वॉच करें, एंड तक व्यू करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें। हमारे हर क्लास को फॉलो करते रहें। हर क्लास पिछले क्लास से चूंकि जुड़ा होता है, इसलिए पिछले क्लास को भी वीडियो को फॉलो कर लिया करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के थ्रू नोट्स हर क्लास का आपको मिलेगा। स्वस्थ और सुरक्षित रहें, घर पे रहें, सेफ रहें, स्टे हेल्दी। इसी शुभकामना के साथ अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।